नमस्कार, मैं डॉक्टर सुदेश कांतेजा आप सभी का आपके अपने डीएस एकेडमी पे स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। आशा है आप लोग अच्छे हैं और अच्छे से अपनी तैयारी को बेहतर कर रहे हैं। जैसे कि परीक्षाओं का आगाज हो चुका है, बीच में कुछ विलंब रहा जो आपकी जो प्रैक्टिस सेट है वो हम नहीं लेकर आए। इस समय हम लेकर चल रहे हैं, जैसे पूर्व से आपको ज्ञात है, 25 प्रश्नों की श्रृंखला, जिसमें हम देखते हैं विस्तृत व्याख्या। आज की इस श्रृंखला में हम नवीन 25 प्रश्नों को देखेंगे, लेकिन इस बार जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक टू टॉपिक हम चल रहे हैं पाठ्यक्रम के अनुसार। एक क्रमबद्ध रूप में हम चल रहे हैं। आज की क्लास में बात करेंगे आदिकालीन साहित्य पे प्रश्नों की। इससे पहले हम आपको बता दें, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपने चैनल सब्सक्राइब कर रखा है, आपको क्लास पसंद है, जितना हो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करते रहिए। डीएस एकेडमी का टीजीटी पीजीटी का बैच संचालित है। टीजीटी और पीजीटी का बैच संचालित है। जो भी बच्चे नाम मात्र शुल्क के साथ में अपनी तैयारी को बेहतर करना चाहते हैं वो 9568802463 पे कॉल करके एडमिशन ले सकते हैं। इसी के साथ में डीएस एकेडमी का हिंदी प्रैक्टिस सेट है, जिसमें हम आपको 50 टेस्ट पेपर प्रोवाइड करा रहे हैं, जो संपूर्ण पाठ्यक्रम यानी कि 125 प्रश्नों पर आधारित है। और इसमें जो प्रश्नों की संख्या टोटल बैठती है वो 6250 प्रश्न बैठेंगे। और ये जो प्रश्न हैं नवीन और जो पूर्व में हुई परीक्षाएं हैं उनको आधार बनाकर तैयार किए गए हैं। प्रत्येक प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, यूनिक है। जो भी बच्चे टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं, हमारी जो टेस्ट पेपर है उसको लेना चाहते हैं, तैयारी को बेहतर करना चाहते हैं, 50 टेस्ट पेपर यानी कि आपके 60 दिन का रिवीजन बहुत अच्छा होता है। उसी के साथ में आप ये भी आंक सकते हैं कि हमारी जो तैयारी है वो किस स्तर की हो चुकी है। इन सब नवीन तथ्यों को जानते हुए अगर आप तैयारी को बहुत बेहतर करना चाहते हैं, परीक्षा में नवीन प्रश्नों के पैटर्न को समझना चाहते हैं, तो हमारा जो ये प्रैक्टिस सेट है 50 टेस्ट पेपर का बहुत ही रामबाण सिद्ध होगा। जिनको भी डेमो टेस्ट पेपर देखना है या टेस्ट पेपर लेना है वो 9568802463 पर कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। नाम मात्र शुल्क के साथ में हमने रखा है। पहले इसका प्राइस जो है 750 रुपये था, अब ये आपको 550 रुपये में जो 50 टेस्ट पेपर हैं वो आपको मिल रहे हैं। मात्र 11 रुपये प्रति टेस्ट पेपर हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। तो चलिए बात करते हैं आज के पहले प्रश्न की। आज का हमारा पहला प्रश्न है, पुष्य या पुंड को हिंदी का प्रथम कवि किस आलोचक ने माना है? बताना है किस आलोचक ने पुष्य या पुंड को हिंदी का पहला कवि माना है, प्रथम कवि माना है। राहुल सांकृत्यायन, दशरथ ओझा, रामविलास शर्मा, शिव सिंह सेंगर। इसमें जो आपका सही विकल्प होगा वो होगा शिव सिंह सेंगर। राहुल सांकृत्यायन ने सरहपा को माना है, शिव सिंह सेंगर ने आपके पुष्य या पुंड को माना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, रत्नाकर जोपम कथा पुस्तक का संबंध किससे है? आपको बताना है, एक पुस्तक है रत्नाकर जोपम कथा, इस पुस्तक का संबंध किससे है? महायानी सिद्ध, वज्रयानी सिद्ध, नाथ से या जैन से? तो रत्नाकर जोपम कथा जो है इसका संबंध वज्रयानी सिद्ध से है। वज्रयानी सिद्ध आपको पता है बौद्ध धर्म जब दो संप्रदायों में बंट गया था, एक हीनयान शाखा और दूसरी महायान, और हीनयान जो शाखा है उसको ही वज्रयानी शाखा, वज्रयान शाखा या वज्रयानी सिद्ध कहा गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न है, निर्भय भीम व्यायोग के लेखक हैं। आपको बताना है निर्भय भीम व्यायोग, इसके लेखक कौन है? धनपाल, राजशेखर, धर्मप्रभु सूरी, रामचंद्र सूरी। तो निर्भय भीम व्यायोग इसके जो लेखक हैं रामचंद्र सूरी हैं। बात करें तो ये एक रूपक ग्रंथ है। कैसा ग्रंथ है? निर्भय भीम व्यायोग रूपक ग्रंथ है, और इसमें भीम द्वारा वनवास में बकासुर को मारने की जो कथा है वो इसमें वर्णित की गई है। किसमें? निर्भय भीम व्यायोग में। थोड़ी थोड़ी मौके की व्याख्या हम इसमें करते हुए चलेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नाम सिद्ध परंपरा की योगिनी का नहीं बल्कि योगी का है? आपको बताना है इन चार नामों में कौन सा ऐसा नाम है जो सिद्ध योगी का है, योगिनी का नहीं है, यानी कि पुरुष का है, स्त्री का नहीं है। पुतलीपा, मणिभद्रपा, कनकलापा, लक्ष्मीगरा। तो आपको बता दें जो पुतलीपा है, एक ए विकल्प जो है ये सिद्ध परंपरा के अंतर्गत जो आपके 84 सिद्ध हैं उनमें हैं, योगी हैं। लेकिन अगर बात करें मणिभद्रपा, कनकलापा, लक्ष्मीगरा,
यानी कि कमल रूप में अगर आप बात करेंगे तो ये तीनों योगिनी जो हैं आपकी आ जाती हैं, ये स्त्री हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न है हिंदवी शब्द का प्रथम प्रयोग किस इतिहासकार ने किया है? आपको बताना है हिंदवी शब्द का प्रथम प्रयोग किसने किया? रामचंद्र शुक्ल, इब्न बतूता, अबू सईद, बदायूनी। एक बात आपको ध्यान रखनी है, यहाँ पे जो आप प्रश्नों का देखेंगे वो कुछ विकल्पों पे भी जो है आधारित होते हैं, या सभी प्रश्न जो है विकल्पों पर आधारित होते हैं, जिस तरह के विकल्प होंगे। इसमें जो आपका सही विकल्प होगा, तो हिंदवी शब्द का प्रथम प्रयोग जो है वो अबू सईद ने किया था। अगर बात करें तो यहाँ पर अगर अमीर खुसरो होते तो अमीर खुसरो भी सही हो जाते, तो दोनों में से एक ही रहेंगे, या अबू सईद या फिर आपके अमीर खुसरो। अमीर खुसरो ने भी हिंदवी का शब्द का प्रयोग किया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न है कलचुरी राजवंश की, यहाँ पे की कर लीजिए, 7 नायिकाओं के नक्शिक वर्णन से संबंधित ग्रंथ है। आपको बताना है कलचुरी राजवंश की 7 नायिकाओं के नक्शिक का वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है? उक्ति व्यक्ति प्रकरण, राउरवेली, कुबले मला कथा, वर्ण रत्नाकर। इसमें जो आपका सही विकल्प होगा वो होगा राउरवेली। राउरवेली की अगर बात करें तो ये आपके रोड़ा कवि की है। किसकी है? तो रोड़ा कवि की है। ये एक शिलांकित कृति है। शिलांकित यानी कि शिलाओं पर अंकित, शिलाओं पर लिखी गई है। चंपू काव्य भी इसको माना जाता है, और ये इस समय प्रेजेंट में जो है आपके मुंबई के प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय में सुरक्षित है। 12वीं शताब्दी की ये जो रचना है गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य है। आगे बढ़ते हैं। उक्ति व्यक्ति प्रकरण की अगर बात कर लें तो ये दामोदर शर्मा द्वारा रचित, इसी के साथ में वर्ण रत्नाकर की बात करें तो ये आपका ज्योतिरीश्वर ठाकुर की रचना है। कुबले माला कथा की अगर बात करें तो उद्योतन शूरी की रचना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न है काम भाव और शरीर का सौंदर्य उनके यहाँ उत्सव रूप में है। विद्यापति के संदर्भ में यह कथन किसका है? आपको बताना है कि काम भाव और शरीर का सौंदर्य विद्यापति के यहाँ उत्सव रूप में है। अगर प्रश्न को देखें तो ये कथन किसने कहा है? रामस्वरूप चतुर्वेदी, नगेंद्र, बच्चन सिंह, रामचंद्र शुक्ल। इसमें जो आपका सही विकल्प होगा वो है रामस्वरूप चतुर्वेदी। रामस्वरूप चतुर्वेदी जी के बाद में अगर बात करें तो बच्चन जी ने विद्यापति को जातीय कवि कहा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने श्रृंगार रस के सिद्धवाक कवि कहा है। और शुक्ल जी का कथन आपको याद ही है कि आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं। ये वाला जो कथन है ये शुक्ल जी ने कहा है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न है अपभ्रंश में दोहा काव्य की परंपरा का आरंभ किस कवि ने किया? आपको बताना है अपभ्रंश में दोहा काव्य की परंपरा का आरंभ किस कवि ने किया? हेमचंद्र, जोइंदू, धनपाल, सोमनाथ। इसमें जो आपका सही विकल्प होगा वो है जोइंदू। जोइंदू ने अपभ्रंश में दोहा काव्य की परंपरा का आरंभ किया। और इनकी कौन सी रचनाएं हैं जोइंदू की? तो परमात्मा प्रकाश और योगसार। हेमचंद्र की बात करोगे तो इन्हें प्राकृत का पाणिनि कहा जाता है। शब्दानुशासन इनका ग्रंथ माना जाता है। कुमारपाल चरित, योग शास्त्र, छंदो अनुशासन, देशी नाम माला कोश, ये सब जो हैं आपके हेमचंद्र के हैं। धनपाल की अगर बात करें तो सरस्वती की उपाधि इनको मुंज ने दी थी। और इनकी जो रचना है धनपाल की वो भविष्यत कहा या भविष्यत कथा है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न है निम्नलिखित में से किस काव्यधारा में सहज भोग मार्ग से जीव को महासुख की ओर उन्मुख किया गया है? आपको बताना है कि किस साहित्य में या किस काव्यधारा में साहित्य की सहज भोग मार्ग से जीव को महासुख की ओर उन्मुख किया गया है। सिद्ध साहित्य, जैन साहित्य, लौकिक साहित्य, नाथ साहित्य। इसमें जो आपका सही विकल्प है वो है सिद्ध साहित्य। सिद्ध साहित्य में सहज भोग मार्ग से जीव को महासुख की ओर उन्मुख किया गया है। सिद्धों में आपको बता दें तो पंचमकार यानी कि 5 मकार या पंचमकार, मांस, मछली, मदिरा, मुद्रा, मैथुन की दुष्प्रवृत्ति जो है ये भी देखने को मिलती है। सिद्धों के विषय में जो सबसे पहली जानकारी मिलती है हमें वो किस ग्रंथ में मिलती है? कई बार ये प्रश्न बन जाता है, तो वो है आपकी वर्ण रत्नाकर। और वर्ण रत्नाकर किसकी है ये आप हमें कमेंट सेशन में कमेंट कीजिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे।
प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन चंदनवाला रास के रचयिता हैं? आपको बताना है चंदनवाला रास के रचनाकार कौन हैं? जिन धर्मसूरी, सुमतिगण, मुनिजिन विजय, आसगु। अगर बात करें तो चंदनवाला रास ये जो रचना है आपकी आसगु कवि की है, और इन्हीं की एक और रचना है जीव दया रास। जीव दया रास जो है इनका ग्रंथ माना जाता है। बात करें जिन धर्म सूरी की तो स्थूली भद्र रास की है। इसी के साथ में जो है सुमति गण की बात करें तो नेमिनाथ रास है। मुनिजिन विजय की अगर बात करें तो मुनिजिन विजय आप बताइएगा किसकी रचना है, मतलब इनकी रचना कौन सी है, क्योंकि हम आपको कमेंट में इसलिए बोल रहे हैं, आप लिखोगे तो आपको भी जो है आपके जो ओल्ड पुराने प्रश्न हैं वो भी आपके तैयार होंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है चंदवरदाई ने पृथ्वीराज रासों में निम्नलिखित में से मुख्यतः किस छंद का प्रयोग किया है? आपको बताना है कि चंदवरदाई ने किस छंद का प्रयोग किया है पृथ्वीराज रासों में। अरिल, पद्धड़िया, कवित्त, सवैया। इसमें जो आपका सही विकल्प है वो कवित्त छंद है। वैसे चंदवरदाई को छप्पे छंद का विशेषज्ञ माना जाता है। नामवर सिंह भी इनको मानते हैं, आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न है विद्यापति ने अपना कौन सा ग्रंथ मैथिली भाषा में लिखा है? आपको बताना है कि विद्यापति का ऐसा कौन सा ग्रंथ है जो मैथिली भाषा में है। पदावली, गंगा वाक्यावली, कीर्तिलता, मणिमंजरी। बात करें तो विद्यापति ने अपना जो है पदावली ये किस में लिखी है? मैथिली में लिखी है। और इसी में अगर बात करें तो इसी की वजह से पदावली के रचना के आधार पर ही विद्यापति को मैथिल कोकिल कहा गया है। ये शैव संप्रदाय से संबंधित थे। जन्म इनका 1350 ईस्वी में हुआ है। शिव सिंह, कीर्ति सिंह के ये दरबारी कवि माने जाते हैं विद्यापति। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न है पौमचर्यू में किसका वर्णन है? आपको बताना है कि पौमचर्यू में किसका वर्णन है। शिव का, सीता का, भरत का या राम का? तो पौमचर्यू की अगर बात करें तो इसमें राम का, डी विकल्प आपका सही है, राम का वर्णन है। और किसकी है पौमचर्यू? तो आपके स्वयंभू की है, स्वयंभू की है। और इसका जो दूसरा नाम है वो पद्म चरित या जैन रामायण इसका दूसरा नाम है। 5 कांड है पौमचर्यू में। कितने कांड है? तो 5 कांड हैं। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है अमीर खुसरो की पहेलियां और मुकरियां किस भाषा में हैं? आपको बताना है अमीर खुसरो की पहेलियां और मुकरियां किस भाषा में हैं। खड़ी बोली, उर्दू, अवधी, ब्रज। तो अमीर खुसरो की जो पहेलियां हैं वो खड़ी बोली में लिखी गई हैं। अमीर खुसरो की बात करें तो अबुल हसन इनका जो है वास्तविक नाम है। निजामुद्दीन औलिया के ये शिष्य थे। महाकवि या कवियों में राजकुमार की संज्ञा जो उपाधि है या जो नाम दिया है इनको किसने दिया है? तो ईश्वरी प्रसाद ने इनको ये नाम दिया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न है डिंगल भाषा का अर्थ क्या है? आपको बताना है डिंगल भाषा का क्या अर्थ है। अवधी और ब्रज के योग से बनी भाषा, हरियाणवी मिश्रित राजस्थानी भाषा, अर्धमागधी या अपभ्रंश के योग से बनी शुद्ध राजस्थानी। तो इसमें जो आपका सही विकल्प होगा वो है डी विकल्प। अपभ्रंश के योग से, यानी कि अपभ्रंश को मिलाकर जो राजस्थानी में मिलाया जाता है उसमें उसको डिंगल भाषा कहते हैं। और पिंगल में ब्रज का प्रयोग होता है। डिंगल गद्य के रूप में हमारे सामने आती है और पिंगल काव्य भाषा के रूप में हमारे सामने आती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है अमीर खुसरो का जन्म स्थान कौन सा है? आपको बताना है अमीर खुसरो का जन्म स्थान कौन सा है। जयपुर, इटावा, एटा, बिहार। तो अमीर खुसरो का जन्म 1253 ईस्वी में कहाँ हुआ? तो एटा, उत्तर प्रदेश के पटियाली नामक कस्बे में। ठीक है। खालिद बारी, दो सुखने, पहेलियां, मुकरियां, ये सब इनकी रचनाएं हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न है शुक्ल जी के अनुसार हम्मीर रासों के रचनाकार कौन है? शुक्ल जी के अनुसार पूछा जा रहा है कि हम्मीर रासों के रचनाकार कौन है, यानी शुक्ल ने किसको माना है। रूपचंद, जज्ज्वल, विद्याधर, शाड़ंगधर। इसमें जो आपका सही विकल्प होगा वो होगा शाड़ंगधर। शुक्ल जी के अनुसार हम्मीर रासों के रचनाकार कौन है? तो शाड़ंगधर है। ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे।
प्रश्न है, विद्यापति ने किस भाषा में काव्य रचना की है? आपको बताना है कि विद्यापति ने किस भाषा में काव्य रचना की है। राजस्थानी, प्राकृत, मैथिली, ब्रजभाषा। इसमें जो आपका सही विकल्प है आप समझ गए हैं, तो मैथिली भाषा में उन्होंने काव्य रचना की है। वैसे तो अगर आप देखेंगे विद्यापति ने 3 काव्य भाषा चुनी है, संस्कृत है और अबहट्ट है और आपकी मैथिली है। 3 भाषाओं का चयन किया है, लेकिन इन तीनों में मैथिली ही विकल्प में दी हुई है, तो हम विकल्प के अनुसार ही चलेंगे और मैथिली के कारण ही इनको मैथिल कोकिल कहा गया है। 1350 में इनका जन्म हुआ विप्सी में और इनकी जो पदावली है उसके पदों को मादकता की उसके पदों की पदावली की जो मादकता है उसको नागिन की लहर निराला जी ने कहा है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न है, अमीर खुसरो ने हिंदी के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त किया है? अभी ये प्रश्न हम पहले बता चुके हैं, तो इसका तो आंसर आप ही को देना चाहिए। कौन सा शब्द प्रयुक्त किया है? संस्कृत, हिंदवी, रेखता या हिंदुस्तानी। इसमें जो सही विकल्प है आपका बी होगा। तो अमीर खुसरो ने हिंदवी शब्द का प्रयोग किया है हिंदी के लिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, कीर्तिलता की भाषा है। आपको बताना है कीर्तिलता की भाषा क्या है। अवधी, मिश्रित संस्कृत, ब्रज, प्राकृत। तो कीर्तिलता की भाषा की बात करें तो मिश्रित अपभ्रंश जो है, मिश्रित यहाँ पे संस्कृत हटा दीजिएगा, संस्कृत की जगह अपभ्रंश कीजिएगा। मिश्रित अपभ्रंश है इसमें सही विकल्प। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी अमीर खुसरो की रचना नहीं है? आपको बताना है कि इन सब चारों में अमीर खुसरो की रचना कौन सी नहीं है। पहेलियाँ, पुरुष परीक्षा, दो सुखने, खालिक बारी। आप सभी जानते हैं इसमें जो अमीर खुसरो की रचना नहीं है वो पुरुष परीक्षा नहीं है। पुरुष परीक्षा किसकी है? तो ये आपके विद्यापति की है। भाषा की बात करें तो बच्चे ये संस्कृत भाषा की रचना है जो थोड़ी सी महत्वपूर्ण है। बाकी जो है पहेलियाँ, दो सुखने, खालिक बारी, ये जो है अमीर खुसरो की रचनाएं हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कवि निर्गुण भक्ति धारा का नहीं है? आपको बताना है इनमें ऐसा कौन सा कवि है जो निर्गुण भक्ति धारा का नहीं है। रविदास, नानक, कबीर, विद्यापति। तो निर्गुण भक्ति धारा का जो कवि नहीं है आप सभी जानते हैं। देखिए थोड़ा सा कि हम जो चल रहे हैं आदिकाल में चल रहे हैं और इसी में निर्गुण भक्ति की बात आई है। तो कबीर, नानक, रविदास या रैदास ये भक्ति काल से संबंधित हैं और भक्ति काल में भी बात करें तो निर्गुण जो काव्य प्रवृत्ति है उससे संबंधित है। विद्यापति ये आदिकाल के कवि हैं, इनका निर्गुण भक्ति धारा से कोई मतलब नहीं है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न है, ढोला मारूरा दूहा में ढोला के पिता का क्या नाम है? आपको बताना है कि ढोला के पिता का क्या नाम है। राजा जसवंत सिंह, राजा नल, राजा जय सिंह, राजा हरराज सिंह। तो ढोला के पिता जो है ढोला मारूरा दूहा जो कहा जाए तो कल्लोल कवि की रचना है। इसमें ढोला के जो पिता हैं वो राजा नल हैं। बता दें इसमें ढोला जो है नायक है और राजकुमारी मारू और मारवाड़ी की प्रेम कथा का इसमें वर्णन किया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न है, गोरखनाथ का समय 11वीं शती है। गोरखनाथ का समय 11वीं शती है, यह मान्यता किस विद्वान की है? अगर सीधे सीधे प्रश्न होता, सीधे सीधे भी प्रश्न करें तो सीधी बात है कि गोरखनाथ का समय 11वीं शती किसने माना है? राहुल सांकृत्यायन, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, पीताम्बर दत्त, बड़ैथवाल। तो इसमें जो आपका सही विकल्प होगा वो होगा पीताम्बर दत्त बड़ैथवाल। मिश्र बंधुओं ने इन्हें हिंदी का प्रथम गद्य लेखक माना है और पीताम्बर दत्त बड़ैथवाल ने इनके 14 ग्रंथों को प्रामाणिक मानकर गोरखवाणी नाम से जो है संपादन भी किया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न और अंतिम प्रश्न पे। प्रश्न है, नाथ पंथ सिद्धों की परंपरा से ही छंटकर निकला है। नाथ पंथ जो है सिद्धों की ही परंपरा से छंटकर निकला है। यह कथन किसका है? राहुल सांकृत्यायन, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, पीताम्बर दत्त बड़ैथवाल। तो नाथ पंथ को सिद्धों की परंपरा से छटकर निकलना किसने बताया है? तो ये बताया है आपके रामचंद्र शुक्ल जी ने।
अब आप कमेंट सेशन में कमेंट कीजिएगा 25 प्रश्नों में आपके कितने प्रश्न हुए सही हुए हैं। इसी के साथ में ये भी कमेंट कीजिएगा कि आपको जो व्याख्या है, चूँकि लिखने का स्पेस जो है वो कम रहता है, तो मौखिक ही हम ज़्यादा से ज़्यादा बताएं। कुछ ट्रिक के माध्यम से भी अब हम प्रश्नों को सॉल्व करने की जो है कोशिश करेंगे। क्लास कैसी लगी ये सब भी बताइएगा। अब आशा है कि आपको समय से क्लासेस मिलती रहेंगी, समय से आप अपना रिवीजन करते रहेंगे। तो अभी की क्लास जो है वो यहीं तक कंप्लीट करते हैं। टेस्ट पेपर के लिए या एडमिशन के लिए जो भी बच्चे कोई जानकारी लेना चाहते हैं, शुरू में नंबर दिया गया है या डिस्क्रिप्शन में भी नंबर दे रखा है, तो आप कॉल कर सकते हैं। डेमो टेस्ट पेपर के लिए मैसेज कर सकते हैं। तो अभी की क्लास यहीं तक रखते हैं। मिलेंगे अगली क्लास में अगले नए प्रश्नों के साथ में। आप सभी का धन्यवाद।